हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम कुछ क्लास 10th साइंस टर्म 2 के कुछ इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेम एंड ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एनी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो अभी हमारे पास चॉइस है कि हम कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं और उसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो C2H2 जिसका नाम है इथाइन, ये एक हाइड्रोकार्बन है और ये कौन सा फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है, CnH2n-2 वाला। यानी ये जो अपने पास एग्जाम्पल होगा ये एल्काइल का एग्जाम्पल है जिसमें एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा। एक ट्रिपल बॉन्ड होने का क्या मतलब है कि हर कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे कार्बन के साथ। ऐसे जैसे अगर इसकी स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाए तो ये हो जाएगी, अब इसके बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर बनाए तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ हाइड्रोजन ऐसे कनेक्ट है। अब इसकी डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर दिए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए और एक हाइड्रोजन के लिए यहाँ रख दिया। अब देखो हाइड्रोजन का भी एक लगा दो, यहाँ से ये हाइड्रोजन का कंप्लीट और ये कार्बन का 3, 6 and 2 8। ऐसे ही इस कार्बन का 2, 3 + 3 8। So this is the required electronic dot structure of any hydrocarbon that is unsaturated. Next question is define atomic size. Give its unit of measurement. In periodic table, what trend is observed in the atomic sizes in moving the groups or the periods and why it is so? देखो, एटॉमिक साइज बेसिकली इट इज डिपेंड अपॉन द एटॉमिक रेडियाई। अगर हम बोलें कि एक एटम स्फेरिकल है तो उसका रेडियस, ठीक है, रेडियस ही जस्टिफाई करेगा कि कितना बड़ा होगा एटम। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो कितना ही छोटा उसका रेडियस है, जिस वजह से जो एटॉमिक साइज है वो भी छोटा होगा। हम कह सकते हैं कि कोई भी एक अगर एटम है तो उसके न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस होता है ना, दैट रिप्रेजेंट योर एटॉमिक साइज। क्यों? क्योंकि यही क्या होगा, उसका रेडियस होगा और रेडियस से ही हम क्या बताएंगे, एटॉमिक साइज। अब बात कर लेते हैं जो एटॉमिक साइज है इसकी यूनिट क्या होगी, मतलब किस वैल्यू में हम इसको मेजर करेंगे, जैसे मीटर, सेंटीमीटर। तो ये जो यूनिट है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो हमें कोई छोटी यूनिट लेनी होगी। इसके लिए यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम, इसका सिंबल होता है A0, एंगस्ट्रॉम। और ये किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर। देखो कितना ज़्यादा छोटा है। 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि एटॉमिक साइज कितना छोटा होगा। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द एटॉमिक साइज इन द ग्रुप और द पीरियड। देखो, याद रखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। वर्टिकल कॉलम्स होती हैं जिसको हम ग्रुप बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल जो रोज होती हैं इनको हम बोलते हैं पीरियड्स। अब टॉप टू बॉटम, ऊपर से जब नीचे आने की कोशिश करेंगे तो नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और वो किस वजह से है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बताना चाहूँ कि कोई एलिमेंट अगर 3rd पीरियड में है, दैट मीन्स उसके पास 1st शेल भी है, 2nd भी है, 3rd भी है। लेकिन अगर कोई एलिमेंट 7th पीरियड में है, उसके बाद 7th के अलावा बाकी इनर भी है। तो यानी नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ती रहेंगी, देखो किसी भी एटम की जब शेल्स बढ़ती जा रही हैं तो उसका क्या होगा, एटॉमिक साइज भी तो बढ़ता जा रहा है। तो टॉप टू बॉटम हमने क्या देखा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ग्रेजुअली। ठीक है, वो एक के बाद ऐसे बढ़ता जा रहा है।
ठीक है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो यहाँ पे फ्रेंशियम का सबसे बड़ा साइज होगा, क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है और वो बॉटम में है। उसके बाद अगर हम पीरियड की बात करें, अलोंग द पीरियड क्या होता है? अब देखो, अगर एलिमेंट्स एक कॉमन पीरियड में, मान लो हमें पीरियड 3 के एलिमेंट्स का साइज डिस्कस करना है, तो सारे के सारे सेम पीरियड में हैं और नंबर ऑफ शेल्स क्या होगी, सबकी सेम होगी। लेकिन एटॉमिक नंबर तो सबका बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या है, प्रोटॉन्स उनमें बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो उनमें क्या हो रहा है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है जो कि प्रोटॉन्स की वजह से है, वो इंक्रीज कर रहा है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन अगर बढ़ते जा रहे हैं और शेल्स उतनी ही हैं, तो क्या करेगी, जो न्यूक्लियस है उस शेल्स के इलेक्ट्रॉन के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है, जिस वजह से साइज डिक्रीज हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, व्हाइल मूविंग इन द पीरियड्स, जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। इसका सिंपल सा रीज़न क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस व्हाइल मूविंग इन द पीरियड। और हो क्या जाता है, रीज़न क्या है, जब न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो वो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन उनके साथ अट्रैक्ट करता है काफ़ी ज़्यादा, जिस वजह से साइज रिड्यूस हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ शेल्स, एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइज डिक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हाउ आर कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड। देखो, कोवलेंट बॉन्ड्स के अगर बारे में आपको पता है ना, तो शेयरिंग के बारे में पता होना चाहिए कि कुछ एलिमेंट्स क्या करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट्स गेन करते हैं और कुछ शेयर करते हैं। तो जो कंपाउंड्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं उन्हीं को हम कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। और उन एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, जो कि मेटालिक बॉन्ड से थोड़ा सा वीकर होता है, अदरवाइज वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अब बात करें सिंपल सा कोई एग्जांपल, जब भी डेफिनेशन आती है तो आपको एग्जांपल जरूर लिखना है, कोई भी एक ऐसा एग्जांपल जिसमें कोवलेंट बॉन्ड बन रहा हो, जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ। यहाँ देखो, कार्बन की वैलेंसी 4 और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, तो सभी हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन जाती है, CH4। यहाँ पे जो ये हाइड्रोकार्बन है मीथेन CH4, दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, और जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है उसी को हम कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं, और इसी वजह से इनके बीच में क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, द टेंडेंसी और द कैपेसिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, सिंपल सी बात है, कोई इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेगा जब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि सब अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। और ऐसा कब देखने को मिलेगा, जनरली मेटल्स में, क्योंकि मेटल्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, 1 2 3, वो ऑक्टेट पूरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इसी वजह से क्या हो जाती है, इसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। अब कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि 2 पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे लिथियम और सोडियम है। अब इन दोनों की अगर मुझे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिस्कस करनी हो तो मैं कैसे करूँगा, क्योंकि दोनों मेटल है, दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 है, वन है, सेम ग्रुप है, ओके, और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। अब बात करते हैं इनको कंपेयर कैसे करें कि किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम। अब देखो, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं ना इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में, अगर साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है वो इलेक्ट्रॉन्स, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अगर साइज़ किसी भी एलिमेंट का छोटा होगा तो इट विल बी डिफ़िकल्टी ना, क्योंकि डिफ़िकल्टी हो जाएगा कि उस इलेक्ट्रॉन को निकालें कैसे। ऑन दी अदर हैंड, अगर साइज़ बड़ा है तो न्यूक्लियस के साथ जो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू दी अदर वन, ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन को ईजिली हम निकाल सकते हैं। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी
फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप इट ऑलवेज इंक्रीजेज। छोटे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है और बड़े एटम का इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा इजी होता है, जिस वजह से हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को क्या बोलेंगे कि ये इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास स्टडी डाटा गिवन है, जिसमें 3 कैटेगरी बनाई गई हैं, जैसे मेंडलीव ने जो ट्रेड्स बनाए थे उसी के रिलेटेड। लिथियम सोडियम पोटाशियम का मास गिवन है 7, 23, 39। नाइट्रोजन फॉस्फोरस और आर्सेनिक का मास गिवन है 14, 31, 74। उसके बाद बोरोन एल्यूमिनियम और गैलियम का मास गिवन है 10.8, 27 और 69.7। तो यहाँ कहना चाहता है फ्रॉम द गिवन कैटेगरी ABC, जो ये 3 कैटेगरी बनाई, पिक द वन विच फॉर्म द डोमिनेट ट्रेड। इनमें से कौन सा कैटेगरी डोमिनेट ट्रेड बनाती है। और डोमिनेट ट्रेड के लिए आपको कंसेप्ट क्या याद रखना है। मान लो यहाँ नीलियम में लिथियम सोडियम पोटेशियम, इनका मास क्या क्या गिवन है, इसका गिवन है 7, इसका गिवन है 23 और ये 39। डोमिनियन ने क्या बोला कि इन्होंने ट्रेड बना दिए इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी। और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के जो मास है उसका एवरेज कर दें तो मिडिल वाले के इक्वल आता है। तो यहाँ से एक एक करके हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो देखो 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या होगा 46 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 23। यानी ये जस्टिफाई हो रहा है, सोडियम का मास बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कैटेगरी A इज द करेक्ट। जब हम सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक की, 14 + 74 करते हैं तो ये आता है 88। उसको अगर हम एवरेज कर दें यानी 2 से डिवाइड कर दें तो आता है 44। लेकिन यहाँ पे जो फॉस्फोरस का मास है वो गिवन है 31। तो यानी इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, जिस वजह से ये डोमिनेट ट्रेड नहीं पॉसिबल। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम का, जब बोरोन और गैलियम का मास यानी 10.8 + 69.7 को ऐड करते हैं तो अपने पास आता है 80.5। अगर उसका एवरेज करें 2 से डिवाइड करें तो आता है 40.25। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है एल्यूमिनियम का 27। तो इनके बीच में भी कितना ज़्यादा डिफरेंस है एल्यूमिनियम के इस मास के और उन दोनों के एवरेज मास में, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कैटेगरी A ही हमारा परफेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन में बोलता है व्हाई डिड मेंडलीव प्लेस्ड एलिमेंट्स ऑफ कैटेगरी ABC इन द 3 डिफरेंट ग्रुप्स। कि जो मेंडलीव ने अरेंजमेंट की एलिमेंट्स की वो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस तो थी, उसके अलावा उसने काफ़ी सारी प्रॉपर्टी को भी डिस्कस किया, जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट ऑक्साइड कैसे बनाता है, हाइड्राइड कैसे बनाता है, हैलाइड कैसे बनाता है। तो इनके बेसिस पे उसने जैसे जैसे जो भी प्रॉपर्टी मैच हो रही थी एलिमेंट्स की उसके अकॉर्डिंग ग्रुप्स में अरेंज कर दिया। यानी अगर हम एक मेंडलीव ग्रुप की बात करें तो सभी के सभी एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हैलोजेंस के साथ। तो इसी वजह से इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया। जो ये कैटेगरी हैं ABC, इनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव एप्लीकेबल इन ऑल 3 कैटेगरीज, गिव रीजंस टू जस्टिफाई योर आंसर। अब यहाँ कहना चाहता है कि जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो तीनों की तीनों कैटेगरी में जस्टिफाई हो रहा है। कोई भी एक रीजन से आप बता सकते हैं। देखो न्यूलैंड ने भी क्या बोला था, न्यूलैंड ने भी अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस ही अरेंज किया था। और अगर हम यहाँ भी तीनों कैटेगरी में देखें तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस तो है, उसने कोई ऐसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी तो डिस्कस नहीं की थी। लेकिन अगर आप बात करेंगे न्यूलैंड में तो क्या था कि फर्स्ट एलिमेंट 8th एलिमेंट के साथ कंपेयर था। यहाँ हम अगर कंपेयर करें न्यूलैंड के अकॉर्डिंग तो आप न्यूलैंड की टेबल में देखेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट 8th एलिमेंट के साथ रखा गया है, तो वो साथ साथ रखे, उनकी प्रॉपर्टी सेम है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस न्यूलैंड ने किया था, तो इन तीनों कैटेगरी में इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस है जिससे ही जस्टिफाई होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और 5 से 10 क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है या कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।